Good morning students. Today now we are talking about again respiration in humans. Okay, in our last class we have already discussed about respiration in lower invertebrates or lower animals. हमने पहले डिस्कस कर लिया है. Now we are talking about respiration in humans. Clear? This system is less complicated system in comparison to lower invertebrates. Clear? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और जो ह्यूमंस का बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कॉम्प्लिकेशन वाला है. दैट्स वाई दिस इज हैविंग कॉम्प्लिकेशंस. इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है. क्लियर? वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. दैट्स वाई डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक है और उसके लिए ऑर्गन और सिस्टम्स जो है वो भी स्पेसिफिक है. Clear? So I am telling you about respiration in humans. Clear? This type of diagram is already given in our NCERT. Clear? Okay, so you have to take practice from there. आपको वहाँ से लेकर के एक बार डायग्राम को, जितने भी आपके पास डायग्राम्स है, you have to practice with them. आपको सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है. Clear? This type of diagram I have making nasal cavity, trachea, bronchi, alveoli, but these different type of organs are responsible for respiration. Clear? But यहाँ तक जाने से पहले we are talking about respiration. I have already told you about breathing और respiration. Clear? ऐसा एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है. ओके, ब्रीदिंग इज़ जस्ट एक्सटर्नल एक्टिविटी. दैट मीन्स हमारी बॉडी में अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और हमने CO2 को एक्सहेल कर दिया, दैट मीन्स दिस इज़ नॉर्मली ब्रीदिंग प्रोसेस. ओके, बट रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी इंक्लूड हैं, एज वेल एज एंजाइम्स आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी. जो हमारी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है उसमें केमिकल्स भी एडेड हैं. दैट्स वाई दिस इज नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस. क्लियर? सो नाउ रेस्पिरेशन. हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गैसेस एक्सचेंज ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई गैसेस एक्सचेंज होता है तो उसके लिए हम किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको रेस्पॉन्सिबल बताते हैं. ओके, अब हमारी बॉडी में नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. दैट मीन्स टू गेट ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. हम बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज इंसर्टिंग प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन. क्लियर? एंड गेट आउट ऑफ CO2, जो हमारी बॉडी से CO2 बाहर रिलीज हो रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन. ओके, तो अब हम नॉर्मली ये कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. दैट मीन्स हमने दोनों की मिक्सिंग कर दी है. ठीक है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, जो CO2 लिबरेट हो रही है बॉडी से. ओके, इन दोनों की जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या बन जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस बन जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अराइज लाइक दैट, which type of organs will include in the process of respiration. कौन कौन से ऐसे organs हैं? Clear? So which type of organs? Now we are discussing about that. Respiration में कौन कौन से organs हमारी body के specific हैं? Clear? Now we are talking about this type of system. ये मैंने एक रफ डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया है, आप इसे NCERT के साथ प्रैक्टिस करेंगे. ओके, फर्स्ट इज नोस्ट्रिल्स. जो हमारी नोज़ के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट नोस्ट्रिल्स. क्लियर? सेकेंड वन इज नेजल कैविटी. आई एम नॉट शोविंग द नोस्ट्रिल्स ओवर हियर. मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं, डायरेक्टली आई एम ड्रॉइंग विद नेजल कैविटी. दैट मीन्स नोस्ट्रिल्स के बाद का जो नेक्स्ट एरिया है दैट इज नेजल कैविटी. ओके, नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे दो पार्ट्स और आते हैं जो एग्जैक्टली हमारे नेक वाले पार्ट में ही होते हैं. अब डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमने ट्रेकिया बना दिया. सपोज़ हमने किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिख दिया कि ये लैरिंग्स वाला पार्ट है. क्लियर? जैसे एक पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा फेरिंग्स, एक इसी में यहाँ पे पार्ट आपको मिलता है लैरिंग्स. तो आपने सपोज़ इस टाइप का आंसर लिखा और मैंने आपके आंसर को रॉन्ग कर दिया. आपको ये बताना है कि आप किस टाइप का प्रोसेस यहाँ पे बताना चाह रहे हो. एग्जैक्टली
दे ऑल आर द पार्ट्स, दैट मीन्स फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया, ऑल द पार्ट्स आर रिलेटेड टू आवर नेक पोर्शन, तीनों ही हमारे नेक वाले पोर्शन में है। बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ट्रेकिया। क्लियर? जब हम जैसे ही एयर हमारी बॉडी में इन्हेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन पास आउट होती है, हमारी बॉडी में जाती है, तो नेज़ल कैविटी के थ्रू होते हुए वो ट्रेकिया वाले पोर्शन में जाएगी। ऑब्वियसली नो डाउट द एयर इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द फेरिंग्स और लैरिंग्स, क्योंकि ये हमारे नेक वाला ही पोर्शन है, वो फेरिंग्स और लैरिंग्स में से भी पास आउट होगी। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज ट्रेकिया। क्लियर? तो पहले हमारी नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर कहाँ पे पास हुई? नेज़ल कैविटी में। जैसे ही नेज़ल कैविटी में एयर आती है, यहाँ पे जो नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं। क्लियर? जो एयर आई उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। ओके? और जो एयर है इट गेट मॉइस्ट नाउ, अब उसको मॉइस्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। ओके? यहाँ आने के बाद जब वो नेज़ल कैविटी के मिड पोर्शन में पहुँचती है, अब ये नेज़ल कैविटी का मिड पोर्शन कहाँ है? एग्जैक्टली आई एम गिविंग यू रफ आइडिया। आप एक बार कोशिश करेंगे इस तरीके से समझने की कि जब हमारा जो ग्लोट वाला एरिया, जैसे हम स्वेलिंग करते हैं, जब हम अंदर की तरफ हमने किसी चीज़ को निगला, ठीक है, तो हमारी टंग का जो अपर पोर्शन है, क्लियर, ये जो अपर पोर्शन है ये नेज़ल कैविटी का मिड वाला रीजन है। ओके? वहाँ से एयर पास होने के बाद कौन से एरिया के अंदर जाएगी? ट्रेकिया के अंदर जाएगी। क्लियर? ट्रेकिया में जाने के बाद नेक्स्ट जो दिस ट्रेकिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ब्रांचेस। ये 2 डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर चेंज हो गया, या यहाँ पे 2 डिवाइड हो गई हैं, 2 पार्ट्स बन गए हैं इसके। एग्जैक्टली इट विल गो इनटू लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। यहाँ पे हमने 2 लंग्स शो किए हुए हैं, लेफ्ट और राइट। क्लियर? जो यहाँ से ट्रेकिया आगे डिवाइड होगी, this structure will be known as bronchi. Now it is not say like that trachea, अब हम इसे ट्रेकिया नहीं बोलेंगे, the specific word is now bronchi. ट्रेकिया के बाद जब वो 2 सेपरेट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, now it is called as bronchi. Clear? Again this bronchi will divide into primary, secondary और tertiary bronchioles. ये भी आगे जाके डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी? इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर ब्रोंकियोल्स, वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम? ब्रोंकियोल्स। क्लियर? दैट मीन्स दीज आर सब ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके? जब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो आगे जाकर के ये ब्रांचेस बलून लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, स्मॉल स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली एल्वियोलाई। क्वेश्चन कहीं से भी टर्न अप होता है, लेकिन आपके आंसर में एल्वियोलाई वर्ड मस्ट है कि आपको वो मेंशन करना है। ओके? ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्टली क्या करता है? जो इनहेलेशन में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आई है उसे कैप्चर करने का काम जो है वो कौन करेगा? एल्वियोलाई करेगा। जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के अंदर, ब्लड में, ब्लड के बाद में लंग्स में जा रहा है, लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो कन्वे हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? एल्वियोलाइज के थ्रू। क्लियर? यहाँ जब इनहेलेशन में एयर आकर के हमारी बॉडी में लंग्स तक पहुँचेगी तो लंग्स तक पहुँचने से पहले वो एल्वियोलाइज के थ्रू हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर सर्कुलेट होती है। क्लियर? यहाँ से ऑक्सीजन जैसे ही सर्कुलेट होगी, ये ऑक्सीजन क्या करती है? ब्लड कैपिलरीज में गई, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ चली गई? टिश्यूज़ में चली गई। क्लियर? टिश्यूज़ दैट मीन्स लंग्स, द पार्ट ऑफ लंग्स। ओके? लंग्स में चली गई और लंग्स में जाने के बाद पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है। ओके? नाउ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस दैट मीन्स एक्सहेलेशन। तो अब क्या हो रहा है? जितनी भी CO2 बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट थी उस CO2 को साथ में ही क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है। हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं? जो CO2 थी बॉडी में वो वहाँ से कलेक्ट करके और कहाँ पे सेंड कर दी जा रही हैं? एल्वियोलाइज के अंदर। ठीक है? तो ये एल्वियोलाइज जो O2 लेकर आई थी वो तो बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गई, और जो CO2 हमारी बॉडी से एक्यूमुलेट होती है
वो इन एल्वियोलाइज में आती हैं और इसके थ्रू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और ट्रेकिया के थ्रू होते हुए हमारी नेज़ल कैविटी नोस्ट्रिल्स के थ्रू वापस आउटर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें रिलीज़ कर दी जाती है। क्लियर? तो हमने प्रोसेस कौन कौन से लिए हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसमें हमने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया। फर्स्ट नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर आई, नेज़ल कैविटी में गई, नेज़ल कैविटी के मिड पार्ट में जाने के बाद में एयर जो है मॉइस्ट हो जाएगी, क्लियर, डस्टलेस होगी बिल्कुल। यहाँ जाने के बाद नाउ इट वेंट इनटू ट्रेकिया। कहाँ चली गई वो? ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू टू सब ब्रांचेस, इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज ब्रोंकाई। क्लियर? ब्रोंकाई अगेन सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। ओके, ब्रोंकियोल्स आगे जाके स्मॉल स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या है? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई पहले ऑक्सीजन को लेंगी और उसके बाद में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू लंग्स को कन्वे कर दी जाएगी। क्लियर? यहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी और जितनी भी CO2 है उसको कलेक्ट करके वापस से लंग्स के थ्रू कहाँ पे सर्कुलेट कर दिया जाएगा? ट्रेकिया वाले एरिया में। और ट्रेकिया से वो जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सपेरिमेंटली वहाँ बाहर वाले एनवायरनमेंट में चली जाएगी। क्लियर? ये तो जितना भी स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया, ये स्ट्रक्चर हमने बता दिया है कि रेस्पिरेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब एग्जैक्टली नाउ आई एम गिविंग यू अबाउट द आइडिया ऑफ मैकेनिज्म। अब रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता क्या है? क्लियर? इसके लिए हमने नॉर्मली एक वर्ड यूज़ किया है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्लियर? दैट मीन्स गेट कन्वर्टिंग। हम ऑक्सीजन और CO2 का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। हमने बॉडी के अंदर O2 को लिया, CO2 को रिलीज़ कर दिया। हम अर्लियर क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन को लिया, CO2 को हमने निकाल दिया, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर? बट नाउ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज डिफ्यूजन। क्लियर? अब हम हमारी क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी वोकेबुलरी इंक्रीज करते हुए इसके अंदर इन वर्ड्स को मिक्स कर रहे हैं। ओके, जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया, दैट मीन्स नेजल कैविटी से होते हुए वो अंदर आएगी। यहाँ आने के बाद में ट्रेकिया वाले पोर्शन में पास हुई, ब्रोंकाइस तक गई, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके हमने उसको एल्वियोलाइज तक सेंड कर दिया। ओके, यहाँ आने के बाद द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ नोन एज डिफ्यूजन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द आइडिया व्हाट इज़ डिफ्यूजन। हमने पढ़ा था यहाँ पे कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। पढ़ा था हमने पहले ऐसा। यहाँ पे भी सेम वही वाली चीज़ है। जो एयर हमने यहाँ पे ली, वो एयर यहाँ पे आने के बाद उसकी कंसनट्रेशन हायर होगी, बट बॉडी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें कंसनट्रेशन कैसी है? लो है। तो वो O2 यहाँ आने के बाद बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स में सर्कुलेट हो रही है। डिफ्यूज़न का प्रोसेस हुआ। डिफ्यूज़न में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? ब्लड कैपिलरीज कर रही हैं और लंग्स कर रही हैं। ओके, अब इसी प्रोसेस को आप इसके साथ में जॉइन करना। वहाँ से चली गई, एल्वियोलाइज के अंदर आ गई एयर। क्लियर? यहाँ आने के बाद जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डायफ्राम वाला जो एरिया है, ये डायफ्राम वाला एरिया एक्सपांड होता है। एक्सपांड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से हमने इस पर प्रेशर लगाया। ऑब्वियसली अगर आपने एक पॉलीथीन या बलून के अंदर आपने एयर ली और आप उस बलून को प्रेस करो, वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, उसके शेप में चेंज हो जाएगा। क्लियर? जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमने क्या किया, एल्वियोलाइज पे जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होता है वो इस डायफ्राम पे प्रेशर लगाती है, तो लंग्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर? लेकिन जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारी रिब्स जो होती हैं वो एक्सपांड होती है। क्लियर? इसके चारों तरफ बॉडी का एक आउटर फ्रेम है, सेमी सर्कुलर, यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी हुई होती हैं जिनको हम रिब्स बोलते हैं। कभी भी अगर इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम कैसे, हमारी बॉडी का जो बैक पोर्शन है उससे जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो हाफ स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का। क्लियर? दिस इज स्केलेटन ऑफ रिब्स। इसी के अंदर हमारे लंग्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है? तो जैसे ही एयर आई, इसने क्या किया, प्रेशर बनाया और उस प्रेशर की वजह से डायफ्राम क्या हो गया, एक्सपांड हो गया।
ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर लिबरेट हो गई और जो CO2 थी वो वापस से कहाँ आएगी, डायफ्राम के थ्रू आएगी और यहाँ आने के बाद में एल्वियोलाइज में मूव करेगी। जैसे ही वो यहाँ पे आएगी डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा CO2 का प्रेशर बनेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और CO2 एल्वियोलाइज के थ्रू होते हुए नेजल कैविटी से बाहर चली जाएगी। क्लियर? ये हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है। ओके अगर सपोज आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, सो दिस आंसर इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू राइट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आपने बता दिया इसमें ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ तक आती है, ये सफिशिएंट आंसर नहीं है। इसमें आपको रिब्स को, डायफ्राम को, एल्वियोलाइज को, सरफेस एरिया को, डिफ्यूजन को, इन सारे वर्ड्स को इंक्लूड करना है। okay now the last topic of this last subtopic of this topic respiration। आपके पास में एक शॉर्ट सा टॉपिक दिया हुआ है ब्रीदिंग रेट। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर पर मिनट 12 to 20 रेस्पिरेशन रेट होती है। दैट मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो विद इन अ मिनट कितना होता है, 12 to 20 होता है। इन द प्रोसेस ऑफ रनिंग, अगर आप दौड़ लगा रहे हो तो उस टाइम पे ये ब्रीदिंग रेट जो होती है वो 15 से 20 भी मिलती है। ओके नॉर्मली जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर हमने पहले पढ़ा हुआ है उसकी हार्ट बीट जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली आपसे सिर्फ वैसे ब्रीदिंग रेट पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये लास्ट टॉपिक है इसलिए हमने डिस्कस कर लिया है। okay in our next class we will talk about transportation, so you have to read firstly transportation in plants। आपको सिर्फ वही पहले रीडिंग लगा के रखना है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। आपने पहले भी जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा हुआ है, यहाँ भी स्पेसिफिक हमें वही पढ़ना है क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए यहाँ कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है बॉडी में। जो पहले होता था, जैसे हमने वहाँ पे वाटर कंडक्शन की बात करी, फूड कंडक्शन की बात करी, तो जाइलम और फ्लोएम इंपॉर्टेंट होते थे, यहाँ पे भी सेम वैसा ही प्रोसेस रहेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास के लिए जस्ट बी रेडी विद दैट। आपको ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनको एक बार वापस अच्छे से रिवाइज करेंगे विद द डायग्राम प्रैक्टिस। ये आपको ज़रूर करना है, हर टॉपिक के साथ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ओके और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स बचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।